नमस्कार एंड आई वेलकम टू लेट्स जस्ट लर्न। मैं हूं दीपक कुमार। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट पीरियड ऑफ 1857 के बारे में। 1857 के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना रखा है। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसका लिंक देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किन कारणों से यह विद्रोह असफल हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला मुख्य कारण था कि पूरे भारत में यह व्यापक रूप से प्रभावी नहीं हुआ था, अर्थात उत्तरी भाग ही इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। शेष पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भाग में कुछ छुटपुट घटनाएं हुए थे, लेकिन यह आंदोलन व्यापक रूप से नहीं फैल पाया। इसका दूसरा मुख्य कारण है कि समाज के सभी वर्ग इससे नहीं जुड़ पाए थे। बड़े जमींदार, कई व्यापारी, सूदखोर और कई किसान और कई ऐसे रजवाड़े जो कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे, उन्होंने इस आंदोलन से जुड़ने से मना कर दिया और इसके विपरीत उन्होंने इस आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों का साथ दिया। बुद्धिजीवी जो विदेशों से पढ़कर आए थे या जो लोग भारत में कुलीन वर्ग के थे, उसका भी समर्थन इस आंदोलन को नहीं मिला। एक अनुमान के मुताबिक कुल भारत के क्षेत्रफल का 1/4 और कुल जनसंख्या का 1/10 लोग ही इससे जुड़े हुए थे। इसका तीसरा मुख्य कारण था कि आंदोलनकारियों के पास जो औजार थे वह काफ़ी प्राचीन थे। इसके विपरीत जो ब्रिटिश अंग्रेज थे, उनके पास उस समय की मॉडर्न इनफील्ड राइफल उनके पास थी और वार्तालाप के लिए वो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का उपयोग करते थे। ज़मीनी स्तर पर घट रही घटनाओं को अपने कमांडर इन चीफ और उच्च अधिकारियों को बताने के लिए इस इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ है। खैर, आज के ज़माने में तो इसे देखना काफ़ी मुश्किल होगा, कहीं म्यूज़ियम में आप इसे जाकर देख सकते हैं। इसका चौथा मुख्य कारण कि आंदोलन भारत के जितने भी भागों में घटे वो संयोजित तरीके से नहीं थे एवं इसमें कुशल नेतृत्व का अभाव था, अर्थात दूसरे शब्दों में सेंट्रलाइज नेतृत्व नहीं थी। इसकी विफलता का पांचवा मुख्य कारण था कि जो लोग आंदोलनकारी थे उनके विज़न या उद्देश्य क्लियर नहीं थे। उनको क्या चाहिए था उन्हें यह मालूम नहीं था। वे बटे हुए थे अपने उद्देश्यों को लेकर। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें जो ज़मींदार के पास उनकी ज़मीन है वो वापस मिल जाए। कुछ अंग्रेज़ों से कर माफ़ कराना चाहते थे और कुछ लोग जो उन पर अत्याचार हो रहे थे वो नहीं चाहते थे। हालांकि इसमें राष्ट्रवादी भावना छुपी हुई थी, लेकिन वो उभर कर सामने नहीं आई। ये उभर कर कब सामने आई, इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। अगर इस आंदोलन की सफलता और विफलता का पूरा हम कंक्लूज़न निकालें तो अंग्रेज़ों के लिए यह एक अभूतपूर्व घटना थी, क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्गों का बराबर समर्थन था। इसमें ऊँचे से लेकर निजी जाति के लोग, सभी वर्ग का जुड़ाव इसमें देखने को मिला। हालांकि यह आंदोलन विफल हो पाया, लेकिन इसमें राष्ट्रीयता के बीज बो दिए थे, जो आगे जाकर भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के रूप में फूटा। इस 1857 के विद्रोह की जो गूंज थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंच चुकी थी। अतः अब ब्रिटिश पार्लियामेंट यह निर्धारित कर चुकी थी कि हमें कुछ ऐसे कानून व्यवस्था लागू करना होगा जिससे कि हमारा भारत पर शासन और सुदृढ़ रूप से मजबूत हो। इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाए। इस अधिनियम के अंतर्गत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियाँ भारत में थी उसे समाप्त कर दिया गया और सारे अधिकार ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटेन की महारानी के पास चले गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और उन्हें समाप्त कर अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई, जिसमें कुल 15 सदस्य थे, जिसमें 8 ब्रिटिश तथा 7 भारतीय नागरिक थे। इसके अंतर्गत जो मुगल बादशाहों की पदवी थी उसे भी समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम का चौथा मुख्य पहलू था कि गवर्नर ऑफ जनरल को अब वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। लॉर्ड कनिंग लास्ट गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय बने। इसके बाद इन्होंने भारत शासन अधिनियम 1861 लाया। इसके अतिरिक्त इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इस अधिनियम के अंतर्गत 1859 में लॉर्ड कनिंग द्वारा जो विभागीय व्यवस्था की गई थी, इस अधिनियम के अंतर्गत उसे स्वीकृत कर लिया गया। दूसरा सुधार यह किया गया कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी उनकी विधायी शक्तियाँ उन्हें वापस लौटा दी गई और कई नए प्रोविंस अर्थात प्रांत बनाए गए, जैसे 1862 में बंगाल, 1886 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे NWFP के नाम से जाना जाता था, 1897 में बर्मा और पंजाब प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत तीसरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 6 से अधिक और 12 से कम निश्चित कर दी गई। अंतर्गत चौथा सुधार यह किया गया कि वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक 5वां सदस्य ज्यूरिस्ट जोड़ा गया था। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि ये 5वां सदस्य कैसे हुआ। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, ये 3 हो गए। एक वायसराय हो गया और ये 5वां मेंबर ज्यूरिस्ट हुआ।
सभी के एक सदस्य हो गए। आई होप आप समझ गए होंगे। ब्रिटिश क्राउन के काफ़ी नज़दीक लोग होते थे जो यहाँ आकर देखते थे कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो नियुक्त किया गया है और उसके अंतर्गत जितने भी प्रांतीय के अध्यक्ष हैं वो सही रूप से काम कर रहे हैं या नहीं। पाँचवा मुख्य सुधार यह किया गया कि मद्रास, बॉम्बे और बंगाल प्रेसिडेंसी को एक कॉमन सिस्टम के अंतर्गत जोड़ दिया गया। आइए, ये सब जितने भी अधिनियम अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए थे इनसे भारतीय नाखुश हो रहे थे और भारत में जो एक कुलीन एवं बुद्धिजीवी वर्ग था और वैसे लोग जो विदेशों से पढ़कर भारत में आ रहे थे उन्हें ज्ञात हो चुका था कि उन्हें एक ऐसा मंच की आवश्यकता है जिसमें वे अंग्रेज़ों के साथ अपनी बातचीत कर सके। इस मंच को दिशा दी एक अंग्रेज इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना में अपना सहयोग प्रदान किया। पसंद आया होगा। धन्यवाद।